गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कर लीजिए। पार्ट फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स और पार्ट सेकंड जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम केवल बात करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट की, जो क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस वीडियो को बनाते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि वीडियो ना तो अधिक लंबा हो या फिर ना बहुत छोटा हो, क्योंकि अधिक लंबे वीडियो में क्या होता है, बच्चा स्टार्टिंग में एक दिन पढ़ेगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा। ठीक है, अब आप देखते रहिए कैसे क्या करना है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया है, डी ब्लॉक। आप एक बार इसको देख लीजिए। आप देख रहे हैं डी ब्लॉक में टोटल 4 सीरीज है। फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, जिसका रीजन है कि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। या मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है टीएस मींस ट्रांजिशन, एस मींस सीरीज। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इनको अदर नेम भी है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। इन चारों सीरीज में से हमारे कोर्स में केवल और केवल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, बाकी हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो हमें केवल फोकस करना है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे। कहां से स्टार्ट है, स्कैंडियम 21 से, और कहां पे खत्म है, जिंक 30 पे। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यह है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देख लीजिए आप। ये देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको इस चैप्टर में केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लर्न करना है। इसी से आपके सभी आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेट्स लिखी है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो वेरिएबल स्टेट्स क्यों शो करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल स्टेट्स शो क्यों करते हैं। तो इसका रीजन है बच्चों, वेरिएबल मीन्स जैसे कि देखो आप यहाँ पे +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है। यहाँ पे देखिए आप वेनेडियम में +2, +3, +4, +5। यहाँ पे देखिए मैग्नीज में +2, +4, +5 और +7 तक भी है। ठीक है, तो इसका एक रीजन ये है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में 3D और 4s दोनों सबसेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका रीजन है क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ये तो आंसर हुआ किसका कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल स्टेट शो क्यों करते हैं। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो बोर्ड में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के उस ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम बताइए जो केवल एक ही तरह की यानी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन है वो, स्कैंडियम। अब आप सोचोगे सर यहां जिंक भी तो है, तो बच्चों ध्यान रखना जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता है। रीजन क्या है इसका, आप यहां देख लीजिए। ऐसा कोई भी एटम और ऐसा कोई भी आयन जिसका डी सबसेल क्या हो, फुलफिल मींस 3D10, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। जिंक में क्या है, यहां पे देखो आप 2, 4, 6, 8 और 10। यहां पे ये पूरा
भरा हुआ है, फुलफिल है, इसलिए जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगर मान लो मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दूं और क्या बना दूं, Zn2 प्लस, बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं और क्या बना दूं, Zn2 प्लस, तब भी यहां पे ये 3d10 फुलफिल है। इसका मतलब जिंक की एटॉमिक और आयनिक दोनों स्टेट में 3d10 फुलफिल रहता है, इसलिए जिंक क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के उस एलिमेंट का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा स्टेट शो करता है। एक तो क्रोमियम भी है, मैग्नीज भी है, वैनेडियम भी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, मैग्नीज। मैग्नीज सबसे ज्यादा +7 तक स्टेट शो करता है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, मैग्नीज। अगला बात करते हैं, यहां पे +1 नोट लिख लेना आप। एक क्वेश्चन हो रहा है बोर्ड में कि डी ब्लॉक के उन एलिमेंट्स के नेम बताइए जो +1 ऑक्सीडेटिव स्टेट शो करते हैं। तो राइट आंसर है क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे, आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट की, मतलब हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट और मेटेलिक नेचर की। हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट और मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब पॉइंट किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। कैसे, जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उस एलिमेंट की हार्डनेस उतनी ही ज्यादा होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा, उसके मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही बढ़िया होगा। जैसे कि बात करते हैं, इस कैंडियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल। यहां पे कितने, डबल। यहां 3 है, यहां पे कितने, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4। अब आप देख रहे हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले तो इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिस मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, वो उतना ही क्या होगा, हार्ड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा और उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी भी उतनी ही अच्छी होगी। तो अगर आपसे पूछ ले कि इन सब में सबसे अच्छा मेटल कौन सा है, इन सब में सबसे हार्ड मेटल कौन सा है, इन सब में सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, क्रोमियम। अब दोबारा देख लीजिए आप, एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली है कि इसका ग्रुप कौन सा है, कर्मो। क्रोमियम के नीचे क्या आएगा, मोलिब्डेनम और फिर टंगस्टन। ठीक है, तो ये पूरा एक ग्रुप है। जो कंडीशन क्रोमियम की यहां पर है, सेम कंडीशन किसकी है, मोलिब्डेनम की है, और वही कंडीशन किसकी है, टंगस्टन की है। इसका मतलब क्या है कि ये सब क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल। पता होगा आपको टंगस्टन का यूज किसमें होता है, बल्ब के फिलामेंट बनाने में। रीजन क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जिसका रीजन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो रीजन यहां पे क्रोमियम का है, वही रीजन किसका होगा, टंगस्टन का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कोई कि बताओ इन सब में सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा है। तो सिंपल सी बात है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ने पर हार्डनेस बढ़ती है, तो अगर पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, पेयर बन जाए, तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। कौन आंसर है, जिंक का आंसर है। यहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, जिंक। सबसे हार्ड कौन है, क्रोमियम। सबसे सॉफ्ट कौन है, जिंक है। अगर आपसे पूछ ले बताओ भाई कि क्रोमियम के बाद हार्ड कौन है,
तो फिर गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 कौन होगा? मैग्नीज होगा। उसके बाद 1 2 3 4 आयरन होगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक थे, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट और मेटेलिक कैरेक्टर। ये तीनों टॉपिक किस पे डिपेंड करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, और ये हम किससे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ये देख लीजिए आप। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर। ये दोनों ही टॉपिक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये इसकी यूनिट है। आपको पता है n मीन्स क्या होता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। निकालते हैं इसके नियम में। n की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 1 आएगी। 1 + 2 √3। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.73 bm। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मीन्स मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कलर की बात करते हैं तो किसी भी मेटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा, अगर नहीं है तो वो कलरलेस होगा। अगर बात करता हूं मैं कि जितने ज्यादा क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका कलर उतना ही डार्क होगा। ठीक है, अगर पूरे ही क्या बने हुए हैं? पेयर, तो वो क्या होगा? कलरलेस। ठीक है, बात समझ आ रही? ये दोनों टॉपिक देख लीजिए आप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर, दोनों इस पर डिपेंड करते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, नहीं तो कलरलेस होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये नीट और आईआईटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक फंडा है कि इसको समझने से पहले मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे एक लाइन, वो आप थोड़ा लर्न कर लेना। इसके ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि स्कैंडियम से वेनेडियम तक इनके आयंस में जो स्टेबिलिटी होती है, उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? ये D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रहेगी बात, बहुत बढ़िया स्कीम है। खासकर वो याद रखें जिनका लक्ष्य नीट और आईआईटी है कि स्कैंडियम से वेनेडियम तक इनका स्टेबल आयनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D0। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका होता है D3। यहां से यहां तक ये होता है D5, सॉरी यहां तक ये होता है D5 और ये है D10। यहां लिख देता हूं मैं, ये D5 और ये D10। इसका मतलब यह है कि जब भी ये किसी भी फॉर्म में होंगे, चाहे 2+, 3+, 4+, 6+, 7+, ये अपनी स्टेबल फॉर्म लेने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर गेन करके। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लीजिए आप। एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ Cr2+ एंड Mn3+। Cr2+ और Mn3+ इज D4। कितना है? D4 है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? Cr2+ और Mn3+ दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? D4 है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं एक बार D4 है या नहीं है।
वहां पे लिखा हुआ है Cr2 प्लस Cr लिखा हुआ है, हम कॉपी करते हैं ऐसे कैसे Ar और 1 2 3 4 5, मुझे क्या बनाना है 2 प्लस, मैंने यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बच गया ये 3d4। इसका मतलब क्वेश्चन सही था, उसने भी कहा हमसे कि d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, और यहाँ पे मैंने वापस कॉपी कराया वहाँ से mn लिखा हुआ है, और ये मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और यहाँ पे था, ठीक है। इसका कितना बनाना है 3 प्लस, ये मैंने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, ये लो, ठीक है। ये भी क्या बन गया 3d4। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d4 है, लेकिन इसमें से एक क्रोमियम तो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट और ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे तो हमें दिया हुआ है लेकिन जरूर नहीं हर बार दे, इसलिए आपको फंडा करना है कि ये 3 तो कितने d0, ये कितना d3, ये 4 कितने d5 और 2 कितने d10। ये लाइन दोबारा बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी के लिए, आप इसे अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब देखते हैं, अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है d4 है, करता कितना है ये d3। दोबारा देखो आप कितना आया है यहाँ पे d4 आया है, करना कितना है इसको d3 करना है। क्या करेगा ये, अगर इसको d4 से d3 बनना है तो क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। यहां पे कितना था 3d4, अभी कितना रह गया 3d3, ठीक। क्या हुआ है इसका ऑक्सीडेशन, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों किया, मैंने आपको बताया यहां पे ये सब इनके क्या है, इनके आयंस के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यहां पे हमें क्या दे रखा था अनस्टेबल, क्या दिया हुआ था अनस्टेबल दिया हुआ था, हम इसको खा लेंगे स्टेबल फॉर्म में, ठीक है। स्टेबल फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करा मैंने, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है। 3d3 हो गया, यहां से यहां तक आने में क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन। और आपको पता है जिसे क्या होता है ऑक्सीडेशन, वो खुद क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये आंसर मिल गया आपको। अगला बात करते हैं Mn3+, ठीक ऐसे ही Mn3+ है, ये हमें कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है 3d4 में। इसका इलेक्ट्रॉन, इसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन क्या होता है 3d5। क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और कौन सी फॉर्म में रहेगा अपनी स्टेबल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब जब इसने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्या हुआ इसका रिडक्शन, तो खुद क्या बन गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए कि मैंने कैसे क्या किया है। एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन था Cr2+ और Mn3+, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d4 है, ठीक है। लेकिन इनमें से ये तो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट और ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है, क्योंकि इसको खोलने पर क्या पाया मैंने 1 2 3 4, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और करता कितना है ये 3, कितना करता है 3। क्या करना पड़ेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा, मैंने निकाल लिया, ठीक है। निकालते क्या रह गया ये इलेक्ट्रॉन, निकालते क्या बन गया 3+ बन गया। क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन, तो खुद क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही Mn3+ है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, करता कितने d5 है, या कितने d4 है, करता कितना है d5 है। यहां पे क्या करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन और लाना पड़ेगा, मैंने दे दिया इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बन गया Mn2+, क्या हो गया इसका रिडक्शन, तो खुद क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यानी जो उसका ऑक्साइड है उसकी नेचर कौन सी है, मतलब वो एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक और बेसिक नेचर निकालने के लिए सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। क्या करेंगे, इसको इसका निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है। क्या मानेंगे इसे x - 2 = 0, कितना हो गया x + 2
2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। ठीक है, तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर बढ़ने पर कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? कोवेलेंट। याद रह जाएगी बात, अगर किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? कोवेलेंट प्रॉपर्टी। यानी अगर मैं आपसे कोई पूछ ले कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, क्यों है? इसमें इसकी स्टेट कितनी है? +4। ठीक है, अब कोवेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ने पर कौन सी प्रॉपर्टी होती है इंक्रीज? एसिडिक। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? कोवेलेंट भी है और एसिडिक भी है। ठीक है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उतना ही कोवेलेंट होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, जितना कम स्टेट होगा उतना ही क्या होगा? आयनिक होगा और बेसिक नेचर का होगा। इसका मतलब ये वाला तो क्या हुआ? आयनिक एंड बेसिक। और ये क्या हुआ? कोवेलेंट एंड एसिडिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीज ऑक्साइड है, जो +2 स्टेट में मैग्नीज, इस ऑक्साइड की नेचर क्या होगी? आयनिक एंड बेसिक। और ये कंपाउंड क्या हुआ? कोवेलेंट एंड एसिडिक। ठीक है, ये टोटल 8 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है। आप कोई सा भी एक सीरीज निकाल लीजिए, लेकिन डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है उसकी कोई सी भी सीरीज निकाल लो आप, उसमें ये रूल फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज भी होता है, फिर बीच में इक्वल भी रहता है, उसके बाद साइज इंक्रीज भी होता है। मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज का डिक्रीज होना, इक्वल रहना और इंक्रीज होना, तीनों बातें होती है। ठीक है, अब ये तीनों जो बातें होती है ये केवल 2 पॉइंट पे डिपेंड करती है। पहला पॉइंट है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, दोनों की बात है। और सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्टिव, दोनों एक ही बात है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। मतलब अगर ये ज्यादा होगा तो साइज इंक्रीज होगा और अगर ये ज्यादा होगा तो साइज डिक्रीज होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज होगा और अगर ये इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। अब देखते हैं कि कौन सा इफेक्ट कहां तक काम करता है, इसके बाद दोनों इफेक्ट कब जाके इक्वल होते हैं, उसके बाद कौन सा इफेक्ट ज्यादा काम करता है। ठीक है, यह मैंने एक एटॉम का स्ट्रक्चर बनाया है। आप देखिए कि सबसे पहले अगर मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैं कैल्शियम तक तो लगातार भर देता हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। ये कितने हो गए? 2 और 2 4, 6 10 तो 12, 18 और 20। अब बात करते हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यानी
21 से 30। यहां तक मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, एक बार दोबारा गिन लीजिए आप। 2 और 2 4, 6 10, 12, 18 और 20। मतलब यहां तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका हो चुका है बच्चों? कैल्शियम का। ठीक है, अब इसको और आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां से कैल्शियम का ना लिख के इसे कर देते हैं आर्गन का। ठीक है, ये लीजिए आप, अब ये बन गया आर्गन। ठीक, और ये हमारा कैल्शियम हो गया फ्री, ये बन गया Ar। अब बात करते हैं स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम का पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 3D में। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सिंपल सी बात है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? डी सब शेल में जाएगा। ठीक है, 3D1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? स्कैंडियम। इसके बाद मैंने एक और भर दिया तो क्या हो गया? टाइटेनियम। एक और डाल दिया तो वेनेडियम। लेकिन आपको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्रोमियम में यहां पे क्या आते हैं? एक साथ डबल इलेक्ट्रॉन आते हैं, और यहां पे क्या आता है? फॉर इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप एक बात नोट कर लीजिए कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ते जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता जाता है। मतलब इसका मतलब है कि क्रोमियम तक यहां पे लिख देता हूं मैं थोड़ा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम तक। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम तक, यहां तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते जाते हैं, और यहां तक न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग रहता है। किससे? स्कैनिंग इफेक्ट से। ठीक है, मतलब साइज डिक्रीज होता जाता है। अब इसके बाद क्या बात करते हैं? ठीक है, अब मैं बात करता हूं मैग्नीज की। तो मैग्नीज में यहां एक पेयर बन गया, उसके बाद आयरन में यहां पे एक पेयर बन गया, फिर कोबाल्ट में यहां एक पेयर बन गया, फिर निकल में यहां भी एक पेयर बन गया। ठीक है, लगातार पेयर बनते जा रहे हैं। तो लेकिन यहां तक, इस कंडीशन तक, ये न्यूक्लियर चार्ज और ये स्कैनिंग इफेक्ट दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अब जितना पावर इस इफेक्ट का है उतना ही पावर किसका है? न्यूक्लियर चार्ज का है। यानी दोनों पावर क्या है? अपोजिट और आपस में कैंसिल हो गए। इसका मतलब है मैग्नीज से लेकर निकल तक एटॉमिक रेडियस क्या रहती है सबकी? लगभग लगभग इक्वल। बात दोबारा समझ लीजिए कि हम स्कैंडियम से खा रहे हैं क्रोमियम तक, क्या बढ़ते जा रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, साइज क्या होता जा रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद पेयर बनना स्टार्ट हो गए, तो मैग्नीज से निकल तक साइज क्या रहेगा? लगभग इक्वल रहेगा। अब बात करते हैं कॉपर और जिंक की। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कॉपर में, और यहां पे 10, 3D10, और जिंक में क्या हो जाएगा? यहां पे एक पेयर और बन जाएगा। तो वहां पे क्या होता है? कॉपर और जिंक यहां पे आने के बाद साइज इंक्रीज होने लगता है। अब रीजन इसका यह है कि जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में रहते हैं तब इन इलेक्ट्रॉनों का आपस में इतना रिपल्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनके अंदर पेयर बनना स्टार्ट होते हैं तो इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स काम करता है। इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स से ये आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं। अब ये जब आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये उन्हें भी रिपल करते हैं। अब आपको पता है कि 3D के पास में कौन है? 4s। जब ये 3D के इलेक्ट्रॉन खुद आपस में रिपल होंगे और फिर बगल वाले को रिपल करेंगे तो सिंपल सी बात है, साइज क्या हो जाएगा? हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
तो हमें पता है कि साइज कब इंक्रीज होगा, जब अंदर पेयर बनेंगे। अंदर पेयर बनेंगे तो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्स काम करेगा, उसके बाद ये खुद रिपल होंगे और तथा उसके बाद जो बगल में जो फोर्स है उसको रिपल करेंगे। ठीक है, तो ये बात थी एटॉमिक और आयनिक रेडियस की, जो पहले डिक्रीज होती है, उसके बाद इक्वल रहती है, उसके बाद इंक्रीज होती है। अब एक टॉपिक है शील्डिंग और स्किन इफेक्ट। ये मैं दोनों वर्ड आपको अलग अलग एक बार दोबारा बता देता हूं। दोनों वर्ड क्या होते हैं कि डी ब्लॉक में एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर करता है तो ये जो न्यूक्लियर का चार्ज है ये इस चार्ज को कितनी सीमा यानी कितनी लिमिट तक रोक लेता है, कौन, डी सब सेल, उससे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब है अगर किसी एलिमेंट का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस एलिमेंट की न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की नेचर भी ज्यादा है। ठीक है, ये क्या होता है, जेड इफेक्टिव, एक न्यूक्लियस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर कितना फोर्स लगा रहा है। बीच में सभी हैं, 1s भी इसको रोकेगा, 2s रोकेगा, 2p भी इसका चार्ज लेगा, 3p भी लेगा, 3s भी लेगा, 4s भी लेगा। अब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक यहां से निकल कितना रहा है और पहुंच कितना रहा है, तो जितना पहुंच रहा है वाकई में उसे हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। यानी लास्ट के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट काम करता है वही न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्टिव कहलाता है। ठीक है, यह हमारा एक टॉपिक था एटॉमिक और आयनिक रेडियस। ये देख लीजिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स स्मॉल एन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा इक्वल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पेयर ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे तो कौन सा फोर्स काम करेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स। उससे पहले खुद आपस में रिपल होंगे और उसके बाद जो पास में इनके सब सेल है ये उसको रिपल करेंगे और पास में कौन है, फोर्स, जिससे क्या होता है ये फोर्स थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने लगती है। पहले स्टार्टिंग में डिक्रीज रहेगी, उसके बाद इक्वल रहेगी, उसके बाद इंक्रीज होगी। ठीक है, ये देख लीजिए। अब अगर मैं इस पूरे टॉपिक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस को बिल्कुल शॉर्ट में करना चाहूं, केवल 2 या 3 लाइनों में, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक स्किनिंग इफेक्ट कम होता है किससे, जेड इफेक्टिव से। इसका मतलब क्या है कि साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है क्रोमियम से निकेल तक, ये दोनों इफेक्ट क्या होते हैं, लगभग इक्वल। देख लीजिए आप, तो साइज क्या रहेगा, लगभग एक जैसा रहेगा। उसके बाद निकेल से लेके जिंक तक कौन सा इफेक्ट ज्यादा काम करता है, स्किनिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कि केवल आपको अगर वो पूरा टॉपिक ना पढ़ के आप केवल ये 3 वर्ड याद रख लें तब भी ये टॉपिक आप क्लियर हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, और इसको एक बार नोट भी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है। इससे आप 10 एलिमेंट्स की साइज का पता लगा सकते हैं कि कौन कहां पर कैसे हुआ। नीट और आईआईटी में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनको इनकी एटॉमिक रेडियस में अरेंज कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा न्यू टॉपिक है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। बच्चों आपको पता है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं या फिर उनके कंपाउंड है उसका यूज कई रिएक्शंस में कैटलिस्ट की तरह होता है। जैसे आप देख लीजिए ऑस्टवाल्ड जो प्रिपरेशन है नाइट्रिक एसिड का, वहां प्लेटिनम काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 काम आता है। इसके अलावा अमोनिया प्रिपरेशन का हैबर प्रोसेस है, वहां पे आयरन काम आता है। अब बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक के ये एलिमेंट है या फिर इनके जो कंपाउंड है वो कैटलिस्ट की तरह यूज क्यों होते हैं। तो बच्चों इसके लिए इस चैप्टर में टोटल 2 थ्योरी दी हुई है। पहली है इंटरमीडिएट थ्योरी
और दूसरी हम जो इसकी बात पढ़ेंगे वो है फ्री वैलेंसीज थ्योरी। हम पहले कौन सी पढ़ रहे हैं? इंटरमीडिएट थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई रिएक्शंस में 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट है, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते और अगर मैंने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो फिर बीच में क्या बन जाता है? एक इंटरमीडिएट। अब पता है आपको इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होती है हाई एनर्जी वाली स्पीसीज जो कि अनस्टेबल होती है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे ये एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी। ये दोनों आपस में कोई रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर मैंने इनके बीच में कैटलिस्ट वाई डाल दिया तो क्या बन गया बच्चों? प्रोडक्ट ए बी। ये दिख रहा है आपको। अब इस इंटरमीडिएट थ्योरी के अकॉर्डिंग वाकई में क्या हुआ कि इस ए ने इस बी से को रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इस ए ने स्टेप 1 में क्या करा है? पहले जो मैंने कैटलिस्ट लिया है वाई उससे रिएक्ट किया है और क्या बना दिया इसने? एक इंटरमीडिएट ए वाई, जो क्या है? एक अनस्टेबल स्पीसीज। एनर्जी इसकी हाई है। आपको पता है केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्पीसीज जिसकी एनर्जी हाई है वो हमें से क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल है। अब ये इतना अनस्टेबल है कि इसने खुद को स्टेबल करने के लिए जो रिएक्टेंट बचा हुआ है बी, उससे रिएक्ट कर लिया और हमारा क्या बना दिया? प्रोडक्ट ए बी, और खुद ऐसे कैसे बच गया। आपको पता है एक कैटलिस्ट वो होता है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को स्लो या फास्ट करता है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो बच्चों यहां वाई क्या बन गया है? कैटलिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इस ग्राफ की। बच्चों आपको पता है कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए टोटल 3 तरह की एनर्जी जो है वो जरूरी होती है। पहली है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो टोटल जो एनर्जी है, जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है ए, अगर उससे बनाना है बी, तो टोटल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एक होती है एवरेज एनर्जी। वो क्या होती है कि जो रिएक्टेंट के पास जो खुद होती है उसे क्या बोलते हैं? एवरेज एनर्जी। ठीक है, टोटल जो रिक्वायरमेंट है जिसकी, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। जो खुद के पास है वो क्या है? एवरेज। और जितनी बच गई यानी जो कम पड़ रही है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही मैंने इसमें क्या डाल दिया? कैटलिस्ट डाल दिया इस रिएक्शन में, तो देख लीजिए आप जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो गई? कम हो गई, और जो रिएक्शन है वो आसानी से हो गई। मतलब इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो क्या था? इंटरमीडिएट थ्योरी। आप देख लीजिए एक बार। हमारी नेक्स्ट थ्योरी है फ्री वैलेंसीज थ्योरी। बच्चों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मेटल है उनके जो सेंटर वाले एटम है उनकी वैलेंसी कंप्लीट रहती है। देखो आप चारों ओर से घिरे हुए हैं और इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट है, लेकिन जो सरफेस वाले मेटल है इनकी वैलेंसी क्या रहती है? फ्री। ये देखिए आप, ये सब मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सब फ्री वैलेंसीज है। अब ये मेटल अपनी फ्री वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए जैसे ही इसके पास जो अदर सब्सटेंस आते हैं उन्हें ये अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि यहां पे ए और बी, ये 2 रिएक्टेंट हैं जो आपस में कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब अभी ए भी स्टेबल है और बी भी स्टेबल है। अब देखो अभी कैटलिस्ट कैसे काम करता है कि इसने क्या कर लिया? इस ए से एक बॉन्ड बना लिया और इस बी से भी एक बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों? अनस्टेबल। यानी बन तो जाएंगे, अपने आप को बैलेंस करने के लिए बना तो लेगा, लेकिन ये बॉन्ड क्या कहते हैं? अनस्टेबल। यानी थोड़े टाइम बाद टूट जाते हैं। बच्चों जैसे बॉन्ड टूटते हैं तो पता है आपको कि अब ये स्टेबल फॉर्म में थे, पहले इन्होंने बॉन्ड बना लिया, अभी क्या हो गए बच्चों? अनस्टेबल। क्या हो गए? अनस्टेबल। और आपको पता है कि जैसे ही ये बॉन्ड टूटते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या बना लेते हैं? बीच में एक बॉन्ड बना लेते हैं और ये हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है? ए बी। तो अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूं तो एक कैटलिस्ट क्या काम करता है? एक कैटलिस्ट किसी भी रिएक्टेंट को अनस्टेबल करने का काम करता है, क्योंकि पता है आपको कि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा। अगर आप नोबल गैस देख लीजिए, नोबल गैस क्या है?
वो रिएक्ट करते ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल है। तो इसका उल्टा कर दो आप कि अगर कोई अनस्टेबल है तो उतना ही क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ये देख लीजिए आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बच्चों, कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। आप देख लीजिए कि जब मैंने यहां पे एटम को एक गोला माना है, तो फिर भी अगर मैं इनको पास पास, बिल्कुल पास पास ले आऊं, तब भी इनके बीच में ये गैप रह गया है। देखिए आप, जिसे वॉइड बोलते हैं। इन वॉइड्स में क्या होते हैं कि जो छोटे साइज के एटम हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, वो आके इसमें, इनमें फंस जाते हैं। ऐसे इस तरह से इनमें आके फंस जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह जो नया कंपाउंड बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बड़ा आसान सा टॉपिक है कि जो डी ब्लॉक के मेटल हैं उनके एटम के जो बीच में जो गैप रहते हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं वॉइड्स, उन वॉइड्स में क्या होते हैं, छोटे साइज वाले एटम जो है, जहां पे जो गैसें हैं वो आके फंस जाती है, तभी क्या हो जाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब यहां पे एक छोटी सी बात है जो आपसे कई बार नीट और आईआईटी पूछता है कि जो आने वाले हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं गेस्ट, और जो यहां पे थे मेटल उन्हें बोलते हैं होस्ट। यानी जो डी ब्लॉक के मेटल हैं वो तो क्या है, होस्ट, और जो गैस जो आके फंसी है, ठीक है, जो गैस आके फंसी है वो क्या है, गेस्ट है। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट का एक नाम होता है होस्ट एंड गैस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये देख लीजिए आप। तो बच्चों, हमने आज की जो वीडियो बनाया है इसमें हमने डी ब्लॉक और उनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, उसको हमने पढ़ा है। अब हम बात करेंगे ए ब्लॉक की, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।